लास्ट क्लास में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो स्टडी किया था, है ना। आज उसका एक्सटेंशन स्टडी करते हैं। ठीक है, थियरी वाला पार्ट बहुत ध्यान दो। थियरी वाला पार्ट है तो बहुत छोटा है। मेन हमें क्या प्रॉब्लम है उस सब पे ध्यान देना, ठीक है ना। लिख लो टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिखो, उसमें स्टेटमेंट में लिख लो, समझाता हूँ। कंसिडर अ सिस्टम of total mass capital M, and its center of mass having velocity VCN, ठीक है, ऊपर एरो करो, having velocity VCN, ठीक है, full stop. The momentum of the system is given by पूरे सिस्टम का मोमेंटम मुझे चाहिए P, तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। हर एक पार्टिकल का निकालने की जरूरत नहीं है, ये MV फॉर्मूला लगा सकते हो, पर V किसका लोगे? सेंटर ऑफ मास। तो ये ऐसे लिख सकते हो, लिखो, ये बॉक्स मत बना रहा, लिखो इक्वल टू क्या होगा, MVCN। लिखिए। अब इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें, ठीक है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट लिखो, डिफरेंशिएटिंग with respect to time, तो टाइम के साथ अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये पहली इक्वेशन, ये जो पहला पार्ट उसको कैसे लिखेंगे, dp by dt। m तो कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dVCM by dt, ठीक है, लिखो। ये dV by dt, ये dVCM by dt बता सकते हो क्या हो जाएगा, KCM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। लिखो here dVCM by dt, here dVCM by dt is acceleration of COM, तो dp by dt उसको क्या लिख सकते हो, m ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या लिख सकता हूँ, ACM ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंस एक और भी था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये MACM वो किसके बराबर होता है, F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो। तो फाइनल अपनी इक्वेशन क्या है, F एक्सटर्नल, इसकी जगह F एक्सटर्नल लिखिए, इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, dp by d। ये अपना रिजल्ट है, कहीं पे भी अभी बॉक्स मत बना। देखिए, अब इसके मेन पार्ट पे आते हैं। देखो, अब सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। फोर्स लग सकता है
पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेन ले, इस पेन को ठीक है, मैं इधर से खींच रहा हूँ और यहाँ से भी खींच रहा हूँ, ऐसे मैं खींच रहा हूँ पेन को, इस पेन पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। फोर्स लग सकता है पर नेट फोर्स अगर 0 हो तो मेरे पास क्या कर सकता हूँ? 0। ये कर सकते हैं, इसके आगे लिखो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, if the net external force on the system is 0, then Fext equal to 0, Fext equal to 0, एरो फॉर्म में वो वेक्टर बनाना, Fext equal to 0। अब देखो Fext 0 है तो dp by dt वो भी क्या होगा? 0 होगा। देखो dp by dt वो भी क्या होगा? 0। अब ये थोड़ा डिफरेंशिएशन का नॉलेज यूज होगा, ये डिफरेंशिएशन 0 है, कब 0 होता है डिफरेंशिएशन? जब कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? p अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली बोल सकते हो कि ये p क्या है? कांस्टेंट। कैंसिल लिखो, therefore p equal to constant, therefore p equal to constant, ऊपर एरो बना हो गया, p equal to constant। This shows that the momentum of the system, this shows that the momentum of the system is constant, momentum of the system is constant। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? जो शुरुआत की वैल्यू होगी वही क्या होगी? फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है ना? कंटिन्यूएशन में वही देखो, द इनिशियल मोमेंटम is same as the initial momentum is same as the final momentum, the initial momentum is same as the final momentum of the system, initial momentum is same as the final momentum of the system। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हो? ऐसे ही लिख सकते हो, EI equal to TS, एरो में इस पे बॉक्स बना, ये हमें काम आता है प्रॉब्लम में। EI equal to TS, EI equal to TS। ओके, मतलब जो शुरुआत का मोमेंटम होगा वही क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। अब ये कब लगा सकते हो? ध्यान देना है, कब लगा सकते हो? जब नेट फोर्स क्या हो? 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब तुम ये लगा सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल अगर दूं तो सपोज एक्सप्लोजन की बात करें, एक्सप्लोजन, ठीक है। एक्सप्लोजन में फोर्सेस लगते हैं, वो फोर्सेस एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल? इंटरनल होते हैं। एक्सप्लोजन बाहर से कोई फोर्स लगाता है, जो भी फोर्स होता है वो इंटरनल होता है। तो उस केस में, एक्सप्लोजन के केस में ये अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए कि भाई एक पार्टिकल, ऐसा हम करेंगे अभी प्रॉब्लम, एक एक्सप्लोजन हो रहा है, 2-3 टुकड़े बन रहे हैं, अब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक्सप्लोजन कौन सा केस? इंटरनल फोर्स, बाहर तो लग नहीं रहे, तो क्या ये लगा? बाहर का एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, अगर वो हो रहा है तो तुम लगा, ठीक है। तो एक्सप्लोजन का केस हो गया। और कोई अगर केस में कहूं, कोलिजन, 2 पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, और सॉलिड है, यहाँ पे कहीं लॉस वॉस ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा मान लिया, ठीक है। ऐसे ही बॉल आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। इसमें मैं अब स्ट्राइक कर रहा है, जब कांटेक्ट में आते हैं तो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। बोलो एक्सटर्नल गिने या इंटरनल गिने? ऐसे कांटेक्ट हो रहा है और ये ऐसे कुछ जा रहा है,
तो एक्सटर्नल या इंटरनल। सिस्टम क्या है मेरा, ये पूरा सिस्टम मेरा। तो जब कांटेक्ट होगा तो जो फोर्स हो गया इनके बीच में ही लग रहा है, अंदर लग रहा है सिस्टम में। तो कोलिजन के दौरान जो फोर्स लगता है वो भी क्या होता है, इंटरनल ही होता है। तो इधर एक्सटर्नल नहीं गिनेंगे। तो इसमें भी क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन एक्सप्लोजन का केस है, कोलिजन का केस है, ये इक्वेशन लगा सकते। ठीक है, तो एग्जांपल में ना वो लिख लो, एक्सप्लोजन comma collision, explosion comma collision have internal forces, so pi equal to pf is valid, so pi equal to pf is valid, pi equal to pf is valid। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हो। ओके, तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आज ये हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये देखो बोर्ड में तो क्या है, इसमें तुम्हें ऑनेस्टली कैसे कहूँ कि वो तुम्हारे स्कूल पे ही डिपेंड करता है कि वो जो तुम्हारी फैकल्टी है उसको कितना आता है। ठीक है, अगर वो चाहता है, फैकल्टी अगर चाहती है कि भाई अच्छा पेपर बनाए तो ये डेफिनेटली आ सकता है। अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो बहुत स्पेसिफिक आएगा, ये इतना लिखवा दिया तुम्हारा काम हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जेईई नीट में ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे देखो कितना सिंपल क्या है, तो इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी, ढंग की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, वो देखेंगे कि इतने सिंपल इक्वेशन हम कितने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। particle of mass m, a particle of mass m is at rest. A particle of mass m is at rest. It explodes into two parts. It explodes into two parts, such that mass of one particle, mass of one fragment, particle मत लिखो, mass of one fragment is double the mass of other, is double the mass of other, is double the mass of other। ठीक है, कंटिन्यू लिखो, find velocity of heavier fragment, find velocity of heavier fragment, find velocity of heavier fragment if the lighter fragment, has velocity v naught, has velocity v naught, is velocity v naught। ठीक है, full stop। Also find energy of explosion, also find energy of explosion। पहले है ना, मुझे वो मास फाइंड करके बताओ, मास फाइंड करके बताओ। पहले एक मास क्या है, m है, उसके दो टुकड़े कर रहे, तो दिया हुआ है कि एक टुकड़े का मास क्या है, दूसरे से डबल है। मुझे मास फाइंड करके बताओ पहले। तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ऐसा मान लो, मास फाइंड करके बताओ।
m और 2m, तो टोटल मास कितना हुआ? 3m हुआ। नहीं चलेगा क्या? कैसे लिखेंगे? वही तो बोले मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऐसे 9-10 में बहुत किए होंगे तुमने। टोटल मास देखो, इसमें डायग्राम बनाते हैं। ये एक सिंगल पार्टिकल है m। अब ये क्या कर रहा है? दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहे हैं। इसका मास क्या ले लेते हैं कुछ, अगर इसका मास में x लो तो इसका मास में क्या लिख सकता हूँ? 2x लिख सकता हूँ। एक का मास डबल तो होता है, मास तो कहीं जाने नहीं वाला है, मास कंजर्व रहता है। तो जो शुरुआत में मास था वही बाद में मास होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? m इक्वल टू x प्लस 2x की टोटल मास क्या रहेगा? तो x किसके बराबर है? m/3। इसका मतलब इस पार्टिकल का, एक पार्टिकल का मास m/3 है, तो दूसरे का कितना है? 2m/3 इसके मास, ठीक है, तो उसका मास, ओके, फिर मास लिख लिया। और क्या दिया हुआ है बोलो? मास हमने लिख लिया और क्या दिया हुआ है? तो ये डायग्राम में डेटा लिखता है ना, इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ मैं? और डेटा क्या लिख सकता हूँ? रेस्ट, या तो v इक्वल टू 0 लिखो या तो रेस्ट लिख लो, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, किसकी वेलोसिटी दी? लाइटर पार्टिकल की दी है, कितनी है? हाँ, तो लाइटर पार्टिकल मान लो सपोज कुछ इस तरफ जा रहा है, ये v0 ले लेते हैं, तो क्या इसकी वेलोसिटी निकालनी है? इसकी वेलोसिटी, अब देखो इसकी वेलोसिटी इस तरफ ले लेते हैं, कुछ v डैश ले लेते हैं, ठीक है, v डैश ले लेते हैं और इसको स्टडी करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे pi इक्वल टू pf वो इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? सबसे पहले वो जजमेंट लेना है। और हाँ, ये ध्यान रखना होगा, मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ मैं और ऐसा करता ही मेरी हैबिट है कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा मतलब ये नहीं कि हाँ उसके ही क्वेश्चन दूंगा, मैं मिक्स भी कर सकता हूँ, तो तुम्हें चेक करना है। बताओ यहाँ पे pi इक्वल टू pf क्यों लगा सकते? एक्सप्लोजन का केस है, फोर्सेस कौन से होते हैं उसमें? इंटरनल, बाहर से कोई लग नहीं रहा है, pi इक्वल टू pf बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ करो, कैंसिल लिख लो, pi इक्वल टू pf, pi इक्वल टू pf, pi इक्वल टू pf। अब इसमें एक और पार्ट क्या है, ये I और F का मीनिंग है ना, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुझे बता सकते हो इस प्रॉब्लम में I और F का मीनिंग क्या होगा? I क्या होगा? बिफोर एक्सप्लोजन। F का मतलब क्या हुआ? आफ्टर एक्सप्लोजन। तो PI का मतलब क्या है कि एक्सप्लोजन से पहले तुम्हें मोमेंटम लिखना है, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम है तो ये सब लिखो ढंग से, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम ये सब काम आएगा, ठीक है। लिख लो इधर कि हियर I means before explosion. Here I means before explosion, and F is after explosion. And F is after explosion. And F is after explosion. ठीक है। अब इसमें देखो pi इक्वल टू pf है, ठीक है। pi तो बताओ चलो क्या होगा? pi का मतलब क्या है? एक्सप्लोजन से पहले मुझे मोमेंटम लिखना है, तो इधर फोकस करेंगे, ये एक्सप्लोजन से पहले, ये एक्सप्लोजन के बाद है। बताओ मोमेंटम क्या होगा? 0। क्यों 0? रेस्ट पे, तो इधर मोमेंटम क्या होगा? 0। अब फाइनल मोमेंटम, इसका मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम मुझे इधर देखना है, तो मैं इसका मोमेंटम लिखूं, इसका लिखूं, दोनों का लिखूं, क्या करूं? दोनों का, ये एफ पूरा ही है तो दोनों का यहाँ पे तुम्हें लिखना है। इसका मोमेंटम बोलते हैं m/3 v0, गलत, ध्यान रखना है। यहाँ बोले बहुत छोटी चीज है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस डालना जरूरी है, डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। -v0/3 इसका मोमेंटम बोलो, प्लस या माइनस, प्लस 2m/3 v डैश, तो v डैश लिख कितना?
कितना प्लस या माइनस V0 बाई V डैश कितना आ रहा है, V0 बाई 2 आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हमने जो अध्ययन किया वो क्या था, सही। ठीक है, ये अपना एक पार्ट हो गया। अब देखो इसमें और भी सही, ये सब है नेक्स्ट प्रॉब्लम में सब काम आएगा। इससे पहला प्रॉब्लम आराम से कर रहे हैं। इसमें ये देखो एक अगर लेफ्ट साइड गया तो दूसरा राइट साइड गया, क्यों ऐसा हुआ बोलो। इधर ही है जो भी है आंसर इधर पहले 0 थी वैल्यू, तो बाद में भी क्या करनी है 0। तो अगर एक चीज लेफ्ट साइड जाएगी तो दूसरे को क्या राइट साइड जाना ही पड़ेगा। सपोज ये नीचे जाता है, ये कहाँ पे चला, ऑपोजिट रहना ही चाहिए। ठीक है, तभी क्या है मोमेंटम क्या होगा 0। ठीक है ना, वरना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कभी अगर एक्सप्लोजन देखा हो, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो ब्लास्ट होता है, तो नोट किया ब्लास्ट कभी भी एक साइड नहीं होता है, ब्लास्ट हर जगह होता है। जो भी वो चीज है, एक्सप्लोजिव हो, केमिकल हो, कोई बॉम्ब हो, कुछ भी हो, जब एक्सप्लोजन होता है, मुझे इक्वेशन से समझाओ क्यों हर जगह वो उड़ता है। वो हर एक जो छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बनते हैं, क्यों हर जगह उड़ते हैं, इधर से समझाओ मुझे। फिजिक्स के स्टूडेंट हो, बोलो। ये बॉम्ब है, फूट गया, 100 टुकड़े हो गए, इधर हमने 2 करवाए, मान लो 100 हो गए, समझो इधर से पीआई क्या होगा 0। तो पीआई भी क्या करना है 0। एक टुकड़ा अगर इधर गया तो दूसरा इधर जाएगा, तीसरा टुकड़ा ऊपर गया तो ऊपर क्या नीचे जाना पड़ता है। सब टुकड़े हर एक डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए एक इधर जा रहा है तो दूसरे को इधर जाना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा ही होता है एक्सप्लोजन में। ठीक है ना, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये पार्ट अपना हो गया। ओके, और क्या पूछा है क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। मुझे प्रैक्टिकली बताओ कोई एक्सप्लोजन जो होता है, अगर तुम्हें एक्सप्लोजन का सबसे अच्छा एग्जांपल देखना हो, अभी रिसेंट में जो हुआ था, अगर पता हो तो आई थिंक 4-1 साल हो गए, कोविड के टाइम का था। लेबनान एक कंट्री है, उसमें एक सिटी है बेरूट, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब बहुत डिजास्टर था, बहुत खराब क्या कहते हैं एक्सीडेंट था वो। क्या था उसमें, जो वेयरहाउस होता है, पोर्ट पता है क्या होता है, पोर्ट मतलब क्या, जो कंटेनर जाते हैं उसमें, वो पोर्ट में स्टोर होते हैं, ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसमें उधर स्टोर होते हैं। तो अब सीधी बात है, यहाँ पे इतना सारा वो स्टोर होता है, करप्शन भी होता ही होगा। तो उधर क्या किया कि ऐसे अलग अलग जगह से, कहीं रशिया या कहीं से केमिकल फर्टिलाइजर था, वो केमिकल स्टोर हुआ। अब वो केमिकल है ना, अगर ये केमिस्ट्री आई थिंक पता हो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तो मुझे बताना चाहिए, आई थिंक अमोनिया या ऐसा कुछ होता है उसमें, वो है ना एक्सप्लोजिव भी होता है वो फर्टिलाइजर। मतलब थोड़ा भी अगर फायर ऐसे आए ना तो वो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है, पेट्रोल की तरह होता है, फ्लेमेबल कहते हैं। तो अब ऐसे अमोनियम नाइट्रेट शायद है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट डजंट मैटर। ये अपना जो क्लासरूम है वो मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, पूरा कंटेनर है, तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर ना, ऐसे बहुत सारे कंटेनर जो अमोनियम नाइट्रेट या वो केमिकल भरा हुआ था। अब हुआ होगा कुछ शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ, ठीक है। अब एक जगह आग पकड़ी तो ये तो सीधी बात एकदम रैपिडली कैच करेगा, इतनी सारी चीजों पैक्ड हो और उसमें अगर आग लगे बहुत ही फास्ट तो क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो वो एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, काफी सारे उसके वीडियोज है, डॉक्यूमेंट्री है, देख सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अब उसमें मुझे समझाओ, हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, जो एक्सप्लोजन की एनर्जी है किस किस फॉर्म में मिलती है। एक मैं बता रहा हूँ, हीट, एक्सप्लोजन होता है तो हीट मिलती है, हीट का एनर्जी है ना, ठीक है, एक हीट मिलती है, और कुछ क्या क्या मिलता है, साउंड या दूसरा उसके लिए बेटर टर्म पता है क्या है, वो देखो पता है, जब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है आसपास के बादल पूरे से टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शॉकवेव कहते हैं, विंडोज वो सब टूट जाती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, शॉकवेव, मतलब वो साउंड में ही आता है, ऐसा मान लो, तो वो एनर्जी हो गई, वो एनर्जी हो गई। और कोई एनर्जी, लाइट बोल सकते हो, गलत नहीं है, लाइट है ना, एक्सप्लोजन ब्राइट होता है तो लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी मिलती है, पर वो बहुत कम है, बहुत कम। तो लाइट को नेग्लेक्ट करोगे तो भी चलेगा। और एक और बची है काइनेटिक, आसपास के जो टुकड़े उड़ते हैं वो भी क्या एकदम स्पीड से उड़ते हैं ना, तो कौन सी एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो एक्सप्लोजन में बहुत सारी एनर्जी आती है। अपने प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि जो एनर्जी एक्सप्लोजन की वो एक ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, किसमें, काइनेटिक, हीट या ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन दिया नहीं है, दिया भी हो सकता है,
इसमें दिया नहीं तो हम क्या मानेंगे पूरी एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन इज इक्वल टू व्हाट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ना दिया हो तो वो अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लो हियर एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, हियर एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन is equal to the KE, here energy of explosion is equal to the KE of fragment is equal to the KE of fragment, ठीक है। तो क्या होगा, एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इधर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, एक्सप्लोजन की निकालने मतलब क्या इनकी निकालनी, इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, V डैश हमें मिल चुका है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालो, ऐड कर दो, क्या गया अपना आंसर आ गया, करो सब निकालो दोनों की एनर्जी, आप mv स्क्वायर फॉर्मूला पता है, दोनों के लिए लगाओ, ऐड कर दो, बोलो ये पहले पार्टिकल की कितनी होगी, हाफ n/3 v0 स्क्वायर प्लस हाफ 12/3 v डैश स्क्वायर, v डैश अपना निकल चुका है ऑलरेडी, v0/2 स्क्वायर, ये देखो ये 2 है कितना 23 हो 6, तो m v0 स्क्वायर बाय 6, मुझे लास्ट क्लास का भरोसा ही नहीं है, ठीक है ना, ये बोल m v0 स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 12, एलसीएम ले लो, कितना आएगा m v0 स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अलग अलग टाइप कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है ना। एक और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, एक और मैं एग्जांपल तुम्हें कहूँ, अच्छा एग्जांपल ये इसका गन जो फायर होती है, ठीक है, जब हम ट्रिगर दबाते हैं गन फायर करें तो ऐसे नोट किया कि जो एक्चुअल में प्रॉपर जो गन होती है, ठीक है, रियल गन की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल टॉय गन आती है ना उसमें उतना फील नहीं होता है, तो जो रियल गन आती है नोट किया उसके वीडियोस देखो, तो जब फायर करते हैं तो गन हाथ से पीछे जाती है, ठीक है, जैसे पीछे जाता है, उसे क्या कहते हैं रिकॉइल, ठीक है ना, कि रिकॉइल फील होता है, ठीक है। अब मुझे बुलेट आगे जा रही है, ठीक है, मैं इस तरह फायर करूँ, बुलेट आगे जा रही है, मुझे रिकॉइल मिल रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ से समझा क्यों, सिस्टम क्या है इधर, सिस्टम क्या है यहाँ पे, जैसे इधर ये सिस्टम था, ये था बुलेट और गन पूरा वो मेरी सिस्टम है, तो पीआई बोलो क्या है, मैंने हाथ में से पकड़, इधर आए और इसका मतलब क्या होगा, फायरिंग आफ्टर फायरिंग, तो बिफोर फायरिंग मैंने से गन पकड़ के रखी है, तो पीआई क्या होगा 0, तो पीएफ भी क्या होना चाहिए 0, हमें फायर किया बुलेट आगे गई, तो गन को सीधी बात है 0 करने के लिए क्या होना पड़ेगा, पीछे ही जाना पड़ेगा, इसलिए हमेशा रिकॉल क्या होता है पीछे ही होता है, ठीक है ना। तो इसके बेस पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बेसिक प्रॉब्लम कर लेता हूँ भी, लिखो a gun of mass m capital M, a gun of mass capital M, a gun of
of mass capital M is at rest. A gun of mass capital M is at rest. ठीक है? On firing, comma, a bullet of mass small m, a bullet of mass small m leaves with speed v naught, leaves with speed v naught, leaves with speed v naught. ठीक है? Find recoil speed of the gun. Find recoil speed of the gun. Find recoil speed of the gun. ठीक है? Full stop. करो ट्राई. PI इक्वल PF लगा सकते हैं. गन फायर होती है वो भी क्या इंटरनल सोर्स ही होता है ना. इधर देखो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. जिसमें नेसेसरी हो उधर बनाओ. पहले में तो क्या स्टडी कर रहे थे इसलिए PI इक्वल टू PF है. PI बोलो 0. PF मतलब कितना मोमेंटम लिखना है. बुलेट का भी लिखेंगे, गन का भी लिखेंगे. बुलेट का मोमेंटम स्मॉल एम वी नॉट. अब हमें पता है गन कहाँ पे जाने वाले, पीछे ही जाने वाली, तो उसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा मोमेंटम. मास बोलो कैपिटल एम 9 प्लस एम. गन है, ठीक है, ये गन है, उसका मास पूरा एम दिया हुआ कैपिटल एम. इसमें से स्मॉल एम बुलेट देगा, इसका मास कितना हुआ, कितना हटाना पड़ेगा ना, इंटू वी डैश. तो वी डैश कितना आएगा, एम वी नॉट अपॉन एन माइनस. ये आएगी उसकी रिकॉइल. ठीक है, ध्यान में रखना है ये बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of mass m, a particle of mass m at rest, particles of mass m at rest explode into three identical fragments. Explode into three identical fragments. Into three identical fragments. ठीक है, full stop. Two fragments have speed v naught. Two fragments have speed v naught and move mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. ठीक है, full stop.
find velocity of third fragment. Find velocity of third fragment and energy of explosion. And energy of explosion. And energy of explosion. ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें सेम मुझे ना आई और एफ का एक बार डायग्राम अपने हिसाब से मुझे बना के दिखाओ। ठीक है, अपने हिसाब से एक बार बना के दिखाओ आई और एफ का। 3 पार्टिकल कैसे जाएंगे वो मुझे देखना है। 2 का तो इजी था। ये पेन ऑफ कर दो ना, पेन ये है जवाब। इधर देखो, एक शुरुआत का डायग्राम कैसा होगा कि इसका मास m है, ये रेस्ट पे ध्यान दो, ये शुरुआत का ऐसा केस है। ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद 3 पार्टिकल है। ठीक है, ऐसे 3 पार्टिकल दिए हुए हैं। अब देखो, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, तुमने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया। कंसेप्ट पे ध्यान देना क्या है वो तुम स्टडी कर पाओगे। पहले इनका मास बताओ मुझे। m/3 होगा। ठीक है, मान लो ये इस तरफ जाएगा, V0 दिया हुआ। दूसरा कैसे जाएगा? दिया हुआ स्टेटमेंट यूजुअली परपेंडिकुलर। तो मतलब ये कैसे जा सकते हैं? या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। परपेंडिकुलर होना चाहिए, कहीं पे भी लो चलेगा। मैं ऊपर ले रहा हूँ, इसने नीचे लिया हो बिल्कुल चलेगा। अब ये इस तरफ है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो जो तीसरा पार्टिकल है वो बता सकते हो कैसे जाएगा? मेरे डायग्राम के हिसाब से मुझे बताओ। ठीक है, देखो तो सबसे अच्छा बेटर है कि इसमें वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यूज करें। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताओ। साउथ ईस्ट इस तरफ जाएगा। ऐसे क्यों ऐसे जाएगा? बी डैश कुछ ले लेते हैं। सही है। नेट क्या करना है? 0। ये ध्यान दो, ये क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, PI 0 है तो PS भी क्या करना पड़ेगा? 0। ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ऐसा कुछ है। ठीक है ना, ये इस तरफ है, ये इस तरफ वेक्टर है, तो नेट वेक्टर इस तरफ आया। अब इसको मुझे कैंसिल करना हो तो तीसरा कहाँ पे आना चाहिए? उसके ऑपोजिट। ठीक है ना, इसलिए ये कहाँ पे? इस तरफ से आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें? तो उसके लिए ना ये ध्यान देना है, सब है ना, ये 1D का प्रॉब्लम है, 2D का प्रॉब्लम, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम आया ना क्योंकि वो एंगल पे है ना ये। ठीक है, 2 डायमेंशनल अगर केस आए, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम अगर आए तो फिर क्या करो? इसमें कंपोनेंट्स बना, इसके कंपोनेंट्स बना। मान लो एक ये कंपोनेंट कुछ Vx है, ये वाला कंपोनेंट क्या लिख सकता हूँ? Vy लिख सकता हूँ। मतलब जो वेलोसिटी है V डैश, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Vx प्लस Vy से वेक्टर, ये 2 कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब Pi = Pf बिल्कुल लगा सकते हो, पर कैसे लगाना है? X में अलग से लगाओ और Y में अलग से लगाओ। ठीक है, Y डायरेक्शन अलग से लगाओ। Pi की बात करें, Pi मतलब इसको ही देखना, फिर तो ऐसे ही था। अच्छा होगा 0। अब फाइनल मोमेंटम मतलब इधर ध्यान देना है, तो इधर जो भी X में है ना वो लिख लेते हैं।
ये एक्स में क्या, इसका मोमेंटम लिखते हैं, कितना होगा m/3 v0 प्लस या माइनस, इसका होगा क्या, इसका नहीं होगा, ये तो y में जा रहा है, इसका होगा क्या, होगा ना ये वाला, क्या लिखूं मैं, प्लस m/3 फुल vx, इसको सॉल्व करो, vx कितना है, इतना मन में भी करो, इसके बराबर आएगा v0, मतलब देखो vx आ गया, v0 के बराबर, सेम किसमें सॉल्व करना है, y, जो भी है y में लिखो, करो सॉल्व। चलिए क्या ड्रॉ, चलो ये पी आई इनिशियल मोमेंटम बोलो, 0 ही होगा, रेस्ट पे ही है। अब फाइनल है तो इधर देखते हैं, इसका बोलो, बोल एक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, इसका लिखेंगे क्या, ये वाई में कितना लिखूंगा, m/3 v0, किसका ये वाला पार्ट है ना, -m/3 vy, इसको सॉल्व कर तो vy आ जाएगा, कितना आ रहा है v0, ये भी आ गया। तो फाइनल आंसर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ना तो आई कैप जी कैप यूज कर सकते हो। vx कितना है अपना v0, तो क्या लिख सकते हैं आई कैप और इसके माइनस v0 जी कैप, ये भी आ गया। स्पीड निकालनी हो, स्पीड के लिए क्या करते हैं याद है, आई कैप जी कैप लिया हो √v0 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये √2 v0, कितनी स्पीड से जाएगा इस चीज पर, ठीक है। और एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन वो तो अपने आप निकाल सकते हो, करो ट्राई, क्या है 2m0 स्क्वायर
या तो एनर्जी यहाँ पे दिया एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन पहले पार्टिकल का हाफ एम बाई 3 वी नॉट स्क्वायर, दूसरे का भी क्या होगा हाफ एम बाई 3 वी नॉट स्क्वायर। इधर डायरेक्शन का ध्यान देने की जरूरत नहीं, इधर तो वैल्यू से मतलब है हमें, ठीक है ना, स्केलर है। प्लस तीसरे का क्या होगा हाफ एम बाई 3, इधर क्या है √2 वी नॉट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर √2 वी नॉट स्क्वायर। क्या रहा आंसर? एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया अपनी एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ करो डायग्राम। चलो आवाज नहीं ड्रॉ करो ये। लिखो क्वेश्चन इसमें, the spring is initially at its natural length. The spring is initially at its natural length. Okay. Find maximum extension. Find maximum extension in the spring. Find maximum extension in the spring during the motion. During the motion. ठीक है, अब देखो ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, एक ब्लॉक रेस्ट पे और स्प्रिंग शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे, और दूसरे ब्लॉक को ऐसे स्पीड दे रहे, मतलब ऐसा मान लो दूसरे जो ब्लॉक है ना उसको ऐसे टैग दे दिया तो उसको कितनी स्पीड मिल गई u। अब इसमें इसका मोशन बता सकते हो कैसा होगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, इधर कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है तो इधर मोशन समझा सकते हो, इसका मोशन कैसा होगा सिस्टम का। पहले ये इधर जाएगा, स्प्रिंग क्या होगी एक्सटेंड होगी, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, रेस्ट पे जाएगा, ये इधर जाएगा, क्यों जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको खींचेगी, फिर ब्लॉक ऐसे जाएगा,
तो ओवरऑल कैसा मोशन होगा, ये पहले एक्सटेंड होगा, ये जाएगा ऐसे ऑसिलेट करेगा और साथ में पूरा सिस्टम के आगे भी जाएगा, ऑसिलेटरी प्लस ट्रांसलेशन, ये ऐसा इसका मोशन होगा, ठीक है, ये सिस्टम का, ठीक है। तो पहले वो स्टेटमेंट लिख लो, द सिस्टम अंडरगोज oscillation, the system undergoes oscillation as well as translation. The system undergoes oscillation as well as translation. ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन देखो, ये इसमें ऐसे ही जाएगा, आगे एक्सटेंड हो रहा है ना, बस बाद में वापस कम भी तो होगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा। इसमें ये एक पॉइंट मैं सामने से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है उसका मतलब क्या कि उससे ज्यादा तो एक्सटेंड होगा नहीं। अब विजुअलाइज करो, ये दो ब्लॉक है, बीच में स्प्रिंग है, जब ब्लॉक ऐसे एक्सटेंड या कंप्रेस ऐसा कुछ हो रहा है, वेलोसिटी सेम होती है अलग होती है, अगर ऐसा कुछ मोशन है, ठीक है, वो एक्सटेंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, ऐसा कुछ हो तो वेलोसिटी सेम होती है अलग। जैसे एक केस में देखो, अभी इस मोमेंट पे क्या ये एक्सपांड करेगी ना स्प्रिंग, वेलोसिटी इनकी सेम है अलग है, इसकी u है, ये अभी तो रेंज पे, इसकी धीरे धीरे थोड़ी बढ़ेगी, इसकी थोड़ी कम होगी, तो अभी वेलोसिटी क्या इनकी अलग है। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आ जाए उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे वो ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे दोनों को क्या है साथ में जाना पड़ता है, उस मोमेंट पे बाद में वापस चेंज हो जाएगा। तो उस मोमेंट पे, सिर्फ उस मोमेंट पे तुम क्या बोल सकते हो कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, तो दोनों को साथ में ही जाना पड़ेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछे तो क्या ध्यान रखना है कि उस मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो 2-3 स्टार बना के ना उस स्टेटमेंट लिखो, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन both blocks have same velocity. Both blocks have same velocity. ठीक है, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो देखो ये शुरुआत का पार्ट दिया हुआ है। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन, ऐसे ये एक्सटेंडेड है स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ पे भी इसका मास 2m, इसका m, इसकी स्पीड अगर कुछ v है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, सेम होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों की वेलोसिटी क्या लेनी है, सेम लेनी है, ठीक है। ड्रॉ कर लो ये, ओके ओके। अब देखो दो स्टेट है, ये शुरुआत का बाद में है, तो इसको आई ले सकते हैं, इसको एफ ले सकते हैं, ठीक है। ये आई है, ये एफ है, मुझे तो पी आई को पी एफ लगा सकते हैं, ये आई है और ये एफ है, पी आई को पी एफ लगा सकते हैं। इधर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अब बस तुम्हें वो देखना है, मैंने ये बताया तुम्हें, और ये ध्यान भी रखना है, पी आई इक्वल टू पी एफ कब लगता है, कब लगता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इंटरनल लगे नहीं लगे उससे कोई मतलब नहीं, एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, अब स्प्रिंग फोर्स वही चेक करो कि उसको इंटरनल में डालो एक्सटर्नल में डालो, क्या है पूरा सिस्टम गिनो, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है तुम्हारा, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाए, इंटरनल। सपोज सिर्फ अकेले ब्लॉक को गिनते तो ये एक्सटर्नल बोलते, तो मैं पूरा सिस्टम मानू ना तो ये क्या हो जाता है, इंटरनल। तो इंटरनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है, पी आई इक्वल टू पी एफ लगा सकते,
तो वो भी एक स्टेटमेंट लिखो। Here spring force, here spring force is internal. Here spring force is internal. So Pi equal to Pf is valid. So Pi equal to Pf is valid. ठीक है, वो लगा सकते हो। तो देखो ये I है और ये पूरा F है। चलो एक बार सोल्व, उससे V निकलेगा। Pi लिखो, Pf लिखो, चलो ट्राई करो खुद एक बार, उससे V निकलेगा। Pi जो है, Pi मतलब किसका मोमेंटम लिखना है, इसका लिखूं, इसका लिखूं, किसका लिखना, दोनों का लिखना होता है। ये पूरा I है, ये पूरा मेरा इनिशियल स्टेट, दोनों का लिखना है। इसका कितना होगा 0, इसका mu, ये पूरा Pi है तुम्हारा, इक्वल टू Pf मतलब पूरा इसका लिखना है। इसका मोमेंटम कितना होगा 2mv प्लस इसका मोमेंटम कितना होगा mv। दोनों को सॉल्व करो, V आ गया, कितना आएगा u by 3, V कितना आ गया u by 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन द स्प्रिंग। हमने तो V निकाला, इसमें जो एक्सटेंशन है वो तो निकाला नहीं, अभी तो V निकाला। एक्सटेंशन के लिए इधर से सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। कोई ऐसी कोई इक्वेशन या कुछ है दिमाग में जिसमें हम एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन को x ले लेते हैं, वो निकाल सके। Kx है मतलब फोर्स वाली इक्वेशन। पहले मैं तो बता रहा हूँ, फोर्स से कर सकते हैं सॉल्व, पर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा मानो बहुत डिफिकल्ट। और कोई अप्रोच है, K वाला जो पार्ट है, Kx क्या फोर्स में आता है, ऐसा कुछ एक और चीज में भी आता है। चलो थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, पढ़ी हमने, याद है फॉर्मूला, हाफ Kx स्क्वायर, क्या होता है हाफ Kx स्क्वायर। तो बोलो और कोई इक्वेशन लगा सकते हो, उसमें भी x आ रहा है, क्या लगा सकते हैं। ये इतना हिंट दिया मैंने, तो एक और इक्वेशन बता सकते हो। कौन सी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी थी थोड़ी क्लास पहले, याद हो तो ui प्लस ki इक्वल टू us प्लस ki, वो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, वो लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो इधर लिखो, here ui प्लस ki, here ui plus ki equal to uf plus kf is valid. Here ui plus ki equal to uf plus kf is valid. ठीक है, तो जो सॉल्व करते हैं ui, अच्छा इधर u अपनी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं मैं, हमने दो पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल और ये स्प्रिंग वाली। कौन सी लिखूं यहाँ, स्प्रिंग वाली। ग्रेविटी लिखना नहीं है, ग्रेविटी एक ही केस में आता है जब पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई केस है ही नहीं। तो यहाँ पे ui मतलब क्या, इधर शुरुआत में बोलो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है
शुरुआत में यहाँ पे स्प्रिंग में कितनी एनर्जी, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग क्या होगी 0, या तो एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड होना चाहिए। यूआई क्या होगा 0, के आई मतलब क्या, इधर काइनेटिक एनर्जी देखनी है, इसकी तो 0, इसकी आएगी काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाले पार्टिकल की 0, दूसरे वाले पार्टिकल की कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। यूएफ क्या होगा, यूएफ मतलब इधर से क्या होगा, यूएफ मतलब इधर स्प्रिंग की एनर्जी क्या होगी ना, इधर कितने लिखोगे, हाफ के स्क्वायर, एफ भी लिख पाओगे, और बी तुम्हें ऑलरेडी इधर मिल गया, पूरा सब्स्टिट्यूट करो सॉल्व, उधर से एक्स आएगा, तो क्या इधर यूएफ लिखो, के एफ लिखो, करो सॉल्व। हो गया यूएफ क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, के मतलब यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो देखो हाफ 2m v स्क्वायर, पर v हमें ऑलरेडी पता है कितना है, u/3 उसका स्क्वायर प्लस दूसरा जो ब्लॉक है उसका हाफ m u/3 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हाफ हर जगह से हटा सकते हैं, तो mu स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हटा दिया, ये कितना हो जाएगा 2m u स्क्वायर बाई 9 प्लस ये कितना हो जाएगा mu स्क्वायर बाई 9। इनको सॉल्व करो, x स्क्वायर ये इधर लेके जाओ, कितना आ रही है, कितना है ना, ये मल्टीप्लाई करने की हैबिट रखो, कितना हो जाएगा ये 2mu स्क्वायर बाई 3, यहाँ से x आ गया अपना 2mu स्क्वायर बाई 3 के और पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है,
ये इतना देख लिया हमने। ओके, ये पार्ट एक्स्ट्रा काफी करवा दिया है इसमें, ठीक है। मीन कम्पिटिटिव पार्ट का ये ऐसे क्वेश्चन वो बोर्ड में नहीं आएंगे तो कम्पिटिटिव में आ सकते। देखो नेक्स्ट वीक में ना तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, अब से वापस ये काफी स्टूडेंट के स्कूल की एग्जाम खत्म हो चुकी है, जिनकी बाकी है तो मुझे बस हौसला से गाइड कर दूंगा, पर जिनकी हो चुकी है मेजोरिटी की, मैं आपसे नेक्स्ट वीक से वो वापस टिक करवाना स्टार्ट कर दूंगा। मॉड्यूल में से आ गया है ना सबको, मैं भी आपको मॉड्यूल, ठीक है। तो वर्क एंड रिकॉर्ड इवेंट स्टार्ट कर दो, ठीक है।